हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो अपन बात करने वाले हैं आज पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, 16 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ है। इसका मैथ सेक्शन करेंगे। किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके लिंक से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी पीडीएफ आती है अपने पास सारी की सारी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाती हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर ठीक लगती हैं बातें तो। बात क्लियर है? ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहले तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, मतलब कि पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है। इसके बाद एक कमेंट आया हुआ है कि सीआई के कॉन्सेप्ट में डाउट है, क्लियर कर लेंगे। जिसको भी डाउट है तो वीडियो के एंड में देखना। जैसे ही 20 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा, सीआई का कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है? ठीक है। और तीसरी चीज़ हम इस वीडियो में क्या करेंगे, वीडियो के एंड में ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं इन द सेंस, जैसे हम लोगों ने जून मंथ के सारे पेपर कर लिए। बात सही है। तो जून मंथ में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो जुलाई के पेपर में रिपीट होके आए हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को भी एनालाइज करेंगे। तो ये तीन चीज़ करेंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बेहद आसान सा है, वीडियो को रोक के अगर कर सकते हो खुद से करो, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखना। चलिए तो ये देख लेते हैं। एक बार मैं जल्दी से लिख लूँ क्या इस क्वेश्चन को भी। देखो, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें दिया है रूट 25। तो रूट से अगर वैल्यू बाहर निकलेगी तो ये 5 आ जाएगा। एक मिनट, सही से लिख लो इसको। ये आ गया 5। अब देखो, ये 59 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 59 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बात सही है? ठीक है। अब एक चीज़ बताना आप लोग, ये रूट में है, किसका रूट है? तो आप लोग कहेंगे 8 का है। 100 में से अब 108 को माइनस करेंगे क्योंकि साइन किसका है? माइनस का। 100 में से 108 में से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा रूट का 100, रूट का 100 बचेगा। बात सही है। अब ये किसका अंडर रूट है? तो आप लोग कहेंगे जी 10 का अंडर रूट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू बची है अभी तक हमारे पास 0.00841 मल्टीप्लाई में 10। बात सही है क्या? ये वैल्यू बची है। देखो, आप लोग ये बात जानते हैं क्या कि ये जो दशमलव है, दशमलव तो ये है ना, वैसे ये है। ठीक है। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हट के यहाँ पर आ जाएगा। जितनी जीरो होती है उतना पॉइंट क्या हो जाता है? हट जाता है। या फिर मैं दूसरी बात कहूँ आप लोगों से, जैसे अगर किसी को डाउट होता है इसमें तो मैं दिखा देता हूँ एक बार क्लियर करके। जैसे ये वैल्यू है 5 के बाद है ना 2841। हाँ ठीक है। तो ये है। ठीक है। अब देखो, इस कंडीशन में क्या होगा? 1 2 3 4 5 अंक हैं दशमलव के बाद, तो इसका मतलब है नीचे कितना आएगा? 5 जीरो आ जाएंगे अपनी। बात सही है। देखो, इससे इस जीरो को कैंसिल आउट कर लो, ऐसे कर लो आप लोग। बस अब ये सब कुछ हट चुका है, इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट है। अब ये 841 किसका होता है? आप लोग बताएंगे 29 का स्क्वायर होता है। 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। बात क्लियर है? और नीचे ये जो बना है ये किसका है? ये 100 का स्क्वायर है, 100 का रूट है। ठीक है। तो बस अब इसको कर लो, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.29। ये आप लोग का आंसर होगा। जो भी ये ऑप्शन में है वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आप लोग का आंसर होगा। बात क्लियर है? तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 की। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि सेकंड में हमें क्या दिया गया है। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण माप दे रखा है आपको 12 इकाई और 72 वर्ग इकाई, ये क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के वर्ग के साथ बदलता है तो 72 इकाई के क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण का माप क्या होगा? ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल दे रखे हैं आपको। कितना डायगोनल दे रखा है आपको? 12। सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ये स्क्वायर है। ठीक है। और ये क्या है? इसका डायगोनल मान लिया हमने। डायगोनल आपको दे रखा है कितना? 12। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्वेश्चन में हमें दिया गया है कितना? एरिया की बात करें तो 72 दे रहा है। कितना? 72 की बात कर रहा है। बात क्लियर है? अब देखो, अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एक होता है ए का स्क्वायर। ए क्या है? यहाँ पर भुजा है, ये भुजा।
इसका स्क्वायर होता है। दूसरा तरीका क्या होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय 2। अगर हमें डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो भी हमारा एरिया निकल जाता है। हमसे पूछा गया है इस बिहाफ पर, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया बराबर होगा किसके, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के। तो एरिया की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पर दे रखी है 72 बराबर में डी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 144। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो दोनों चीज़ें बराबर आ गई, इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर ही दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बिहाफ पर क्वेश्चन में आगे जो पूछा गया है वो कह रहा है कि यदि एरिया जो है वो 32 यूनिट हो, 32 यूनिट, यहाँ तक तो बात खत्म हो गई, एरिया की बात कर दी उसने 32 यूनिट बराबर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे रखेंगे। तो देखो 32 दूनी 64 हो गया, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 64। अब डी का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो डी की वैल्यू आप लोग कहेंगे डी की वैल्यू 8 आ गई। बात क्लियर है ना। ये दूसरे वर्ग की बात की है उसने, उस वाले वर्ग की बात नहीं की, दूसरे वर्ग की बात की है जिसमें डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू 8 आ गई। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया आप लोगों को, कह रहा है कि किस अवधि में 4200 रुपये को 4% वार्षिक दर पर रुपये 840 का साधारण ब्याज मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है क्या, आपसे टाइम पूछा है तो आपको ऐसा ही दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे कितना 840 रुपये आपको ऐसा ही दे रखा है। अगर पी की बात करें, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 4200 रुपये और रेट दिया गया है आपको 4%। बात के लिए तो पहले सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए है। वैसे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इतना लिखना नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। कैसे, देखो SI × 100 में फॉर्मूला भी फिलहाल के लिए लिख देता हूँ, बाद बाकी आप लोग याद करके रखेंगे ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। P × R, तो यहाँ से हमें T की वैल्यू निकालनी थी, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। SI की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 840 है, इंटू में 100। P की बात करेंगे तो P है अपने पास 4200, ठीक है। और R की बात करेंगे, R है 4%। बात सही है। 2 0 से 2 0, 42 दूनी 84 हो गया, 4 से काटा तो ये आ गया अपने पास कितना, 5 ईयर। तो आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, 5 साल आंसर आ जाएगा। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 करेंगे अब। 4 देखो कि क्या दिया गया है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक बड़े अर्धगोलाकार लोहे के कटोरे के शीर्ष की बाहरी परिधि दे रखी है आपको 565.2 सेंटीमीटर और एक कटोरे 5 सेंटीमीटर मोटी। कटोरे की पूरी सतह को पेंट करने के लिए लागत क्या होगा यदि कटोरे के 1 सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए 0.1 की लागत है। पाई की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 3.14। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से हमें करना क्या है, एक अर्धगोलाकार हैगा, हेमिस्फीयर है, उसके सरकमफ्रेंस दे रखी है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्योंकि ये तो बनेगा अपना एक सर्कल ही बनेगा ना, ठीक है। अगर एक अर्धगोले को अगर कवर किया जाएगा तो वो तो सर्कल ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 पाई आर बराबर हो गया, जैसे सरकमफ्रेंस उसने दे रखा है कितना 5.2, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर लो ऐसे लग लो, इसको ना यहीं कर लेते हैं ना, जगह बचेगी थोड़ी सी। तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 × 3.14 मल्टीप्लाई R, ठीक है। अब ये दशमलव यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से दशमलव पूरा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद था और यहाँ से हट गया 1 अंक के बाद था, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो इससे इसको अगर काटते हैं तो ये जाएगा कितना, 1 बार और ये जाएगा 8 बार। जब दशमलव हटेगा तो 1 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। मैंने काट दिया है डायरेक्ट, आप लोग डिवाइड करके देख लेना, अगर किसी को काटने में दिक्कत हो तो जाएगा कितना, 18 बार जाएगा। जब दशमलव हटेगा तो 1 0 एज इट इज़ आ जाएगी। अगर यहाँ से इसको 2 से काटे तो यह आ जाएगा 90। तो इसका मतलब यहाँ से जो R की वैल्यू है हमारे पास निकल गई 90। हमें R की वैल्यू ही निकालनी थी यहाँ से। बात क्लियर है। चलिए अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे TSA की। TSA किसका, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें क्या करना है, पेंट करना है। 1 मिनट रुकना,
मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। अरे यार हट जा अभी, 1 मिनट रुको आप लोग, है ना। देखो जैसे इसको समझ लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक बार तो अंदर से पेंट होगा, समझ रहे हो, एक बार बाहर से पेंट होगा, और एक बार जो ये जो मोटाई है इस पर भी तो पेंट होगा, समझ रहे हो। अंदर से पेंट हुआ, बाहर से पेंट हुआ, इस मोटाई पे पेंट हुआ, इस मोटाई पे पेंट हुआ, तो इसका मतलब टोटल हो गया हमारे पास टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे, पहले बड़े वाले का, पहले बाहर का निकाल लेते हैं। तो बाहर का निकालने के लिए होता है 2 पाई आर, बड़ा आर लगा देते हैं यहाँ पर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब बात करेंगे अंदर वाले की, तो अंदर वाले का हो जाएगा 2 पाई छोटा आर स्क्वायर। बात सही है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, अब बात कर लेते हैं मोटाई की। तो मोटाई कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बस अब आपका इतना ही था, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो जैसे यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन ले लें क्या, 2 पाई कॉमन ले लो, चलो। यहाँ हो गया आर स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारे पास पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो बचा है हमारे पास, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो आर स्क्वायर मतलब कि 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 का स्क्वायर प्लस, अब देखो मोटाई है, उसने मोटाई 5 सेंटीमीटर दी है ना क्वेश्चन में, देखो जरा ध्यान से, 5 सेंटीमीटर मोटाई दी है, तो 5 सेंटीमीटर अगर अंदर वाले की बात करेंगे, अंदर वाले की, तो ये मोटाई हटा देंगे, तो छोटा आर जो बनेगा हमारे पास बनेगा 85 का स्क्वायर। बात सही है, ठीक है। 85 का स्क्वायर हो गया, ये लो जी। और इसी प्रकार से इसको एक बार प्लस कर रहे हैं तो एक बार माइनस कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ पर, है ना। तो मैंने लिखा यहाँ 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, और 85 का स्क्वायर कितना होता है 25, और देखो जिसके लास्ट डिजिट 5 है ना, उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो मैं बताता हूँ। इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है ना, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो और 25 लिख दो। 8 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करो, 8 ने 72, बस डायरेक्ट कर दो, बस आप समझ रहे हो। जिसका यूनिट डिजिट 5 है, मतलब कि उसके वर्ग की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 75, 65, 85, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो डायरेक्ट 25 लिखो, और 8 की मल्टीप्लाई अगली संख्या से, जैसे 7 होता तो 7 की मल्टीप्लाई 8 से करते और लिख देते। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 72, तो यहाँ पर लिख दें क्या, ये लिख दिया हमने। बात सही है, चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू निकाली, इसको जोड़ भी लेके साथ के साथ, चलो जोड़ भी लेते हैं एक बार, ठीक है। वीडियो को तुम रोक के देख लेना। हाँ कितना बन रहा है हमारे पास, 72, 25, और ये हो गया 5, 2, 3, 8, 7, 15, 325। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया मैंने कितना, 15,325, ठीक है। अब एक बार देखो प्लस का साइन है और यहाँ क्या है, पाई है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 5, और 9 में से 2 गए 7, और यहाँ कितना बचेगा 10 में से 2 गए 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचा है 875 बचा है, ये बचा 875। बात सही है, चलिए ठीक है। और यहाँ कितना था हमारे पास, 2 पाई था, बस। अब एक काम करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 को अंदर रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने कर दिया, पाई कॉमन ले लिया और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, 2 मल्टीप्लाई में 15,325 प्लस में कितना आ जाएगा 875, पाई तो कॉमन ले लिया है ना क्या कि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको ना ऐसे रखो, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही होगी, बस ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लेंगे कितना आ जाएगा, 30, एक बार देख ही लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 605, 30,650। इसकी मल्टीप्लाई की है मैंने, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई, और इसमें ऐड कर दिया कितना 875 अगर इसमें ऐड कर दिया, दिख रहा है क्या नीचे तक कितना, एक बार देख लें क्या, हाँ अभी तक तो दिख रहा है, आगे शायद नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर इसमें 875 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 31,525, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 31,525,
25। बात सही है। अब देखो हमारे पास पाई बचा है, सिर्फ पाई की वैल्यू कितनी, 1.3.14 दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। साथ ही साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 0.1 की, और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, पेंट का जो रेट है ना पेंट करने का, वो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर करके दे रखा है ना आपको। बस तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद अपने पास जो मिलेगा, अपने को क्या मिलने वाला है, ऑप्शन डी शायद आपका आंसर होगा। बस बाकी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो तरीके से पूछ, ठीक है, लास्ट में एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, मेरे हिसाब से यही आंसर बनेगा वैसे तो, ठीक है। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 4 की, ये अच्छा क्वेश्चन था आपके इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया, कह रहा है दो पाइप हैं, दो पाइप ए और बी, एक मिनट, 2 पाइप्स ए कैन फिल अ टैंक 36। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस है, आपको खैर पीडीएफ ठीक मिल जाएगी। आ जाओ, दो पाइप हैं जो करते हैं 36 और 24 घंटे में भरते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक भरता है 36 में, दूसरा भरता है आपका कितने में, 24 में भरता है, ठीक है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को, देखो आसान सा क्वेश्चन है, दोनों कितने में भरेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ गया, टोटल वर्क कितना है 72 आ गया, 36 दूनी 72, 24 दिया 72। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल दी हमने, क्या निकाल दी, इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकाल दी, ठीक है। अब 72 वर्ग है, डिवाइड कर देते हैं, तो ये जाएगा कितनी बार, 14 बार। देखो इसको करने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट ही कर देता इस चीज़ को। देखो 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5 गया, 5 एकम 5, और यहाँ पर आ गया 5, यहाँ रिमेनिंग बचा 2, 5 चौक 20, यहाँ आ गया ये बचा। तो इसको लिखेंगे हम क्या, 14 सही, 2 ऊपर जाता है और 5 नीचे आ जाता है, बात सही है। इसकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये ऊपर वाली संख्या प्लस होती है। बहुत बेसिक चीज़ थी, फिर भी मैंने बताना जरूरी समझा, जिससे कि किसी का डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो 14 पंजे 70, 2 72, 72/5 फिर से बन गया ना, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं ऐसे, ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे, ये सही में हो जाती है। तो ये आ गया अपना कितना, 14 सही 2/5। ये थी बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, कि क्या दिया गया अपने को। ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा, आप लोग खुद करके दिखाना उसको, ठीक है ना। देखो अनिल अकेला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि भास्कर इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन केवल अनिल ने कार्य किया, दूसरे दिन केवल भास्कर ने कार्य किया, और तीसरे दिन अनिल और भास्कर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। काम पूरा होने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो अनिल की बात करें, अनिल की बात करें तो अनिल करता है 12 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और जबकि भास्कर जो है भास्कर जो है वो 15 दिन में कार्य को पूरा करता है, ठीक है। तो दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया हमारे पास 60, ठीक है। तो ये 12 पंजे 60 हो गया और ये 15 चौक 60 हो गया, बात सही है। तो देखो हमने एफिशिएंसी निकाल दी है, एफिशिएंसी अनिल की आ गई और भास्कर की आ गई। अनिल और भास्कर की क्या आ गई हमारे पास, एफिशिएंसी आ गई। अगर हम बात करें, देखो पहले अनिल जाता है, अनिल करता है एक दिन में कितना, 5 भाग काम करेगा। दूसरे दिन भास्कर जाएगा, भास्कर करेगा कितना, 4 भाग काम करेगा। जैसे ही तीसरा दिन आएगा, थर्ड डे, तो थर्ड डे में क्या करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, और तीसरे दिन में काम होगा कितना, 9 भाग। क्या बात सही है। तो देखो हमारे पास एक दिन, 2 दिन और तीसरे दिन, तीनों दिन में मिलाकर कितने भाग काम हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे 9 18 भाग काम हो रहा है, बात सही है। और टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 60 है। तो ये 18 भाग जो काम हुआ है अपने पास, 18 पार्ट कितने दिन में हुआ है, तो आप लोग कहेंगे 3 डेज में, 3 दिन में, बात सही है ना। जैसे एक दिन ये हो गया, 2 दिन ये हो गया, और तीसरे दिन में दोनों ने मिलकर किया है, बात सही है। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एक बार हटा लेते हैं यहाँ से, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब देखो जैसे टोटल वर्क कितना था हमारे पास 60, टोटल अभी हमने कितना निकाला कि 18 भाग काम हो रहा है, तो 18 तिया 54, ठीक है, 18 तिया 54। या फिर आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो कि 60 को भाग दिया जा रहा है 18 से, तो 18 तिया 54, बात सही है। तो हमारे पास आ गया 54। अब रिमेनिंग कितना बचा है, तो आप लोग कहोगे 6 भाग बचा है, ठीक है। देखो जो ये 3 आएगा ना, जैसे 18 तिया 54, यहाँ 3 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। क्यों, हमने 3 दिन का निकाला ना, 1 2 3, 18 भाग तो 3 दिन में हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये टोटल हो जाएगा 9 डेज में। कितने दिन में, 9 दिन में। 9 दिन में काम हो गया कितना, तो आप लोग कहेंगे 54 भाग। तो 60 में से 54 भाग हो गया है, क्योंकि 9 6 54 हो रहा है ना,
ठीक है। जैसे 18 3 या 54, तो 54 भाग तो हो चुका है। अब काम जो बचा है हमारे पास 6 भाग काम बचा है, बात सही है। अब ये जो 6 भाग काम जो बचा है इसको करने के लिए कौन आएगा, ये अनिल आएगा। अनिल ने कर दिया कितने दिन में, 1 दिन में कर दिया, क्योंकि 1 दिन में 5 भाग करता है, 5 भाग कर दिया। तो इसका मतलब ये 8 में, इसमें 9 में 1 दिन और जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 10 डेज। अब तक जो काम हुआ है 10 दिन लग चुके हैं इस काम में, ठीक है। काम हुआ है 59, बचे कितना, 1 भाग काम बचा है। 60 में से 54 और 5 और हो गया तो 1 भाग बचा, ठीक है। इसे करने के लिए कौन आएगा, ये आएगा। ये करेगा कितने में, 4 दिन में, बात सही है। तो हमारे पास जो आ जाएगा 10 सही 1/4। आराम आराम से देखना, तसल्ली से देखना वीडियो को, 1-2 बार आगे पीछे करके पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 6 की, है ना। और फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि क्या दिक्कत है। तो ये 1 मिनट रुकना भाई। हाँ, तो 6 हो गया अपने पास। 7 देख लेते हैं। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को 7, एक बार खुद से करने की कोशिश करो। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है ना, तो आप कमेंट में कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में आप लोगों को क्या दिया गया है, 7 में कहता है कि तुषार का वेतन। अब देखो ये क्वेश्चन सेम है जो 21 तारीख को पूछा गया था। हम पेपर कर रहे हैं शायद कौन सा, ये 17 तारीख का है ना, 16-17 तारीख का पेपर है अपने पास ये। और सेम क्वेश्चन डिट्टो सेम है, कुछ भी नहीं बदला, जो पूछा गया था कब, 21 जुलाई को। तो देख सकते हो आप रिपीटेशन किस प्रकार से आती है। तुषार का वेतन 14,000 रुपये। देखो तुषार जो हैगा, तुषार 14,000 रुपये महीना कमाता है, 14,000 रुपये, ठीक है। तुषार कमाता है 14,000 रुपये और 5500 रुपये रेंट का देता है, 5500 रुपये रेंट पर देता है, कितने, 5500 रुपये, ठीक है। और 3,000 रुपये बिल पर देता है, बिल भर देता है, ये कितना का, 3,000 रुपये का, ठीक है। अभी हो गया 5 3 8, 8500 रुपये तो खर्च कर रहा है, कमा 14,000 रहा है, उसमें से 8500 खर्च कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 14,000 में से 8500 बटा देते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा इसका कितना बचेगा, 6 मतलब कि 5500 बचेगा ना, 5500 रुपये महीना बचा रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है 1 वर्ष में उसका वेतन ज्ञात कीजिए यदि वह एक महीने में जन्मदिन मनाने के लिए पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है। तो एक चीज़ देखो, 12 महीने हैं, 12 महीने में से 1 महीने का सेविंग तो बर्थडे पर खर्च कर देता है, तो इसका मतलब सेविंग जो हो रही है 11 महीने की हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी 11 से। 1 महीने की इतनी है तो 11 महीने की सेविंग कितनी होगी, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 60, 2 0 एज इट इज़ आ गई, तो 60,500 रुपये की सेविंग कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, बी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये बात रही क्वेश्चन नंबर 7 की। 8 की ओर चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि 8 में हमें क्या दिया गया है। कह रहा है एक वस्तु को 119 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार खुद से करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद वीडियो देखो 119 पर बेचने में 15% की हानि होती है ना, तो इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु है जो बेच दी उसने, कितने की, 85% पर बेच दी। 100% की वैल्यू थी, 85 पर बेच दी, ठीक है। और वो कह रहा है कि 119 की बेची। अब क्या कर रहा है वो, इस पर प्रॉफिट चाहता है, कितने का 25% का प्रॉफिट। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, देखो 100 रुपये की वस्तु है, 125 की बेचना चाहता है, जब भी तो 25% का प्रॉफिट होगा, बात सही है। तो मैं इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें 125 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब 119/85, क्योंकि 119 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हमारे पास तो पहला एसपी तो ये था ना, बात समझ पा रहे हो, दूसरा एसपी ये बनेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, बस 17 पंजे 85, 17 7 119, 5 दूनी 10, 55 25 7 175। तो कितने की बेचनी चाहिए उसे 25% का लाभ के लिए, 175 की बेचनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात रही अपने पास कितने की, क्वेश्चन नंबर 8 की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने पहले कई बार करा दिया है, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत 11 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 11 है। कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए तो नया औसत। देखो डायरेक्ट आंसर आएगा, बिना पेन चलाए 11 7 77 आंसर आ गया, बात क्लियर है। अब आ जाओ इसके पीछे कॉन्सेप्ट, पहले तो मैंने कई बार बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो जैसे 5 संख्याओं का औसत कितना है, मैंने कहा कि 5 संख्याओं का औसत 11 है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 11 है, बात सही है। तो देखो
अब इसका मतलब है कि ये भी 11 रही होगी, ये भी 11 रही होगी, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, 5 संख्या है, मैंने सबको 11। भाई औसत का मतलब तो यही होता है ना कि बराबर बराबर भागों में बांट लिया, तो हमने माना कि सारे 11 11 है। एक चीज़ बताना, अगर मैं प्रत्येक संख्या को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रत्येक संख्या को 7 से मल्टीप्लाई, प्रत्येक संख्या को 7 से मल्टीप्लाई, प्रत्येक संख्या को 7 से मल्टीप्लाई, प्रत्येक संख्या को, तो ये हो रहा है कितना 77, ये भी 77, तो ये भी 70, ये भी सारे 77 77 77 हो रहे हैं। बात सही है। तो जब सारी संख्याएं 77 हो गई तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि औसत भी 77 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, जब सारी संख्याएं 77 हो गई तो औसत भी 77 हो जाए। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यदि कभी भी कहता है प्रत्येक संख्या को मल्टीप्लाई कर दे, या प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दे, या प्रत्येक संख्या में ऐड कर दे, प्रत्येक संख्या से सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, ठीक है, तो उतना ही इफेक्ट किस पर पड़ जाता है? औसत पर पड़ जाता है। तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट तो सिर्फ समझने के लिए करना, ऐसे नहीं है। देखो मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब डायरेक्ट हम क्या करेंगे? औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1177 हमारा 77 आंसर आ जाएगा। तो बात क्लियर है? तो बोलो हाँ कि हमें समझ आई बात। तो ये थी अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 की बात। 10 आप लोग देखो एक बार 10 को, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है 10, ठीक है। अच्छा 9 का आंसर कितना हो जाएगा? सी आंसर होगा 77, ठीक है। अब इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन है, 10 मैं नहीं कराऊंगा और आप भी पेन नहीं उठाएंगे। इसे करने के लिए ध्यान रखना, पहले 9 को सही से समझ लो, बिना पेन पेपर के आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे कि ये आंसर होगा। बात सही है ना? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 11 की। देखो 11 में हमें क्या दिया गया? कह रहा है कि कक्षा में 14 लड़कों का औसत भार कितना है? 40.5 किलोग्राम है, और शेष 4 लड़कों का औसत कितना है? 37.25 किलोग्राम है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है? ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं 14 लड़कों की, तो 14 लड़कों का औसत भार की बात करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है कितना? 40.5 आ गया, ठीक है। अगर 4 लड़कों की बात करते हैं, 4 लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो 37.25 ये आ रहा है। बात सही है। चलिए कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन कितना है? तो अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ 4 है या 14 है, इसका ना रेशो कर लो। रेशो कर लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे औसत पर। ये 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। बात सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 7 पंजे 35, तो ये हो गया, ठीक है। और 1 मिनट इसको ठीक ठीक लिख लो ना, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ठीक है। और ये हो गया कितना? 74, मतलब कि 75.5। बात सही है। तो अब इसको ऐड कर लो जल्दी से, 283.5 और 75.5, 5 5 10, 5 3 8 और 1 9, 8 7 15 और 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ दशमलव है। अब क्या करेंगे? 7 2 9, 9 से भाग कर दो इसको, 9 3 27, 9 3 27 और बचेगा कितना? 5 3 8, 8 मतलब कि 9 में 81। अब देखो 39 किसी में है क्या? 39 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूँगा। आपको करना है तो कर सकते हो, क्योंकि आंसर जो भी होगा 39.78 ही आने वाला है। तो आगे सॉल्व करके का फ़ायदा क्या है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए और आगे चलेंगे। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 की। हाँ 39 और भी किसी ऑप्शन में होता तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में दे रहा हूँ, मैंने ये पोस्ट भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा शायद पोस्ट में भी, ठीक है। चलो एक बार इसका फॉर्मूला मैं बता ही देता हूँ फिर भी। देखो A/B, देखो ये अनुपात है, ये समानुपात है, C/D। इसको करते कहते हैं A/B बराबर C/D। बस मैंने इतनी आप लोगों को हिंट दे दी है, ठीक है। अब A/B की वैल्यू A/B C की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू आपसे पूछिए तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 की। और बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार सही से। कह रहा है एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह एक चौथाई भाग 1/3 समय में तय करता है, शेष दूरी शेष समय में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति दूरी को ठीक समय पर प्राप्त कर सके। चलिए ठीक है, आ जाओ। देखो इसका मतलब क्या है कि वो ना क्या कर रहा है, 1 घंटे में 1 आवर में 1 घंटे में कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर चल रहा है। ये बात तो सही है। उसने कहा कि
1/4 भाग दूरी का 1/, अब मतलब कि डिस्टेंस का 1/4 भाग कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे जी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर वो कह रहा है कि समय का 1/3 भाग में, 1/3 भाग समय कितना है, 1 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 3 दूनी 6 मतलब कि 20 मिनट। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 20 मिनट। अब 20 मिनट में वो चल गया कितना, 2 किलोमीटर चल गया, बात सही है। अब बचा कितना है, देखो 8 में से अगर 2 घटाएंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 6 बचेगा। ठीक है, अब 6 किलोमीटर की दूरी को इसे तय करना है कितने समय में, देखो 60 मिनट तो ये आ गए, इसमें से 20 मिनट और माइनस कर दो तो ये हमारे पास बचेगा कितना, 40 मिनट। 40 मिनट में हमें दूरी तय करनी है कौन सी, 6 किलोमीटर की। बात सही है, आ जाओ। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, बटे 60। अब देखो ये बटे 40 ना, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको भाग कर देते हैं किसे, 60 से। 60 से जैसे ही भाग करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, घंटे में। तो देखो 1/3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ 60 आ जाएगा। 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटो 2 तिया, तो आ जाएगा हमारे पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होनी चाहिए। फिर क्या करेगा वो, समय पे पहुंच जाएगा। भाई हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने 1 घंटे का ही समय निर्धारित किया था ना, तो उसमें से 20 मिनट तो यहाँ पर हो गए थे और बचे हुए 40 मिनट थे, इसलिए हमने 40 से इसको भाग कर दिखाया। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 ना, 13 हो गया। अब देखो 14 क्या है, देखो 14 वैसे ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे करना होगा। देखो अगर ध्यान से देखोगे इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं की हुई उसने सिर्फ पूछा है कि दशमलव के बारे में, है ना। तो देखो दशमलव कितना है, आप लोग ये कहोगे कि अच्छा मैं लिख ही दूँ क्या यहाँ पर, 3 और 7 3 8, है ना। मल्टीप्लाई में दे रखा है आपको 690.9, बात सही है। और एक और मल्टीप्लाई लिख लेते हैं जल्दी से, 0.027, बात सही है। तो देखो अब हमें क्या करना है, दशमलव देखना है। तो देखना 1 अंक के बाद दशमलव है, 2 के बाद है 1 2 3 4, 4 मतलब कि 1 2 और 4 मतलब कि 6 डिजिट के बाद दशमलव आना चाहिए, बात सही है। अब ऑप्शन में देख लो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 अंकों के बाद दशमलव आ रहा है। ऑप्शन ए की ओर चलते हैं, तो देखो 4 के बाद दशमलव आ गया, और मतलब कि दशमलव के बाद 4 संख्या हैं, दशमलव के बाद 4 संख्या हैं। अगले देखते हैं 6909 में, तो इसमें 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो 4 3 7 तो यही बन गया, तो ऑप्शन ए तो वैसे भी नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो ना, अरे देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोगों को, 37 38, देखो 4 अंकों के बाद तो यही आ गया, ठीक है। और इसके बाद 909 पे है, तो यहाँ तो 7 अंक तो ऐसे ही बन गए, तो हमें तो देखने कितने 6 अंकों के बाद दशमलव जहाँ होगा वही उत्तर होगा। तो पहला हो नहीं सकता। दूसरे में देखेंगे तो 2 3 और 4, दूसरे में भी 4 अंकों के बाद दशमलव है। तीसरे में कितने, 3 3 3 6, हाँ तीसरे में बन रहा है भाई, तीसरे में बन रहा है। कैसे बन रहा है तीसरे में, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, 437.38, ठीक है, मल्टीप्लाई 6909, और ये बना हमारे पास 2.076, ठीक है। अब देखो 1 2 3, ठीक है, 3 अंक के बाद दशमलव आ रहा है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, इसका मतलब 6 बन गए, हमें तो 6 ही चाहिए थे ना। तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 की। आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 हो चुका है, बात करेंगे 15 की। 15 में हमें क्या दिया गया है, देखो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 29 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो CS से पूछा है आपसे, व्हाट इज द CS, एक बार इंग्लिश में देख लो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 29 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका CSA का फॉर्मूला क्या था, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πRh होता है। 2 पाई की वैल्यू तो 22/7 है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो पाई को पाई लिखा गया है, हम भी यहाँ पाई को पाई लिखेंगे। R की वैल्यू 4 है और H की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है वो 29 है, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 ने 72 की 2, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है, 16 और 7 हो गया 23, है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो 232 पाई, जहाँ भी 232 पाई है का उसको लगा दो, ऑप्शन सी में आपका आंसर हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 16 चलते हैं 16 की ओर। 16 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, बेहद आसान है, मैं नहीं करने वाला इसको। 17 देख लो। 17 जैसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, एक बार 17 की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो
17 क्या कहता है आप लोगों से, कह रहा है प्रवीण ने 2 पियानो, प्रत्येक पियानो को 1080 रुपये में बेचा है। पहले पियानो की बिक्री पर 20% का लाभ, दूसरे पियानो की बिक्री पर 25% की हानि होती है। दोनों पियानो की कुल क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस सेम है और आपसे सीपी पूछा है, दोनों का क्रय मूल्य क्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक चीज़ बताना, पहले क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 20% का प्रॉफिट अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 20/100 तो 1/5 आ रहा है। बोलो हाँ, बात क्लियर, 20/100 1/5। अब एक चीज़ देखना, अगर प्रॉफिट पे देखेगा तो ये 6 का बिक रहा है ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सीपी 5 रुपये है तो एसपी जो है अपने पास वो 6 रुपये है। बात सही है। एक तरीका ये हो गया, एक आप ऐसे भी कह सकते थे कि 100 की वस्तु है 120 में बेचनी है, जब भी तो प्रॉफिट होगा। ये सीपी है और ये एसपी है, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, इसको काट लो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ऐसे कर लो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कहता है कि 25% की हानि होती है, तो इसको ऐसे रख लेते हैं। देखो दूसरे में क्या होती है, 25% की हानि होती है, तो 100 की वस्तु थी और 75 की बिक्री, तो 25 चौक 100, 25 थी अब 75, मतलब कि 4 की जो वस्तु थी वो 3 में बेच रहा था, तो उसे हानि हो रही थी। इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको हटा लेते हैं अभी। एक चीज़ बताना, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में बोला है कि सेम है, सेलिंग प्राइस तो उसने प्रत्येक का 1080 दिया है ना, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा तो सेम नहीं हो रहा, तो इसको करेंगे सिर्फ मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई 2 होगी, तो यहाँ भी 2 हो गया, तो ये बना हमारे पास कितना 8 और ये बना हमारे पास 6, ये बना 8, ये बना 6। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस अब हमारे पास आ गया कितना 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी 1008, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1080 दे रखी है, 1008 कितनी, हाँ 1080 दे रखी है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो इस 8 5 13 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने सीपी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सीपी दोनों पियानो का पूछा है, फिर ठीक है, तो 6 की वैल्यू ये हो गई, मल्टीप्लाई 13 कर देते हैं, तो 6 कम 6 6 48, 13 8 104 का 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 8 104, 13 कम 13, 13 और 10 कितना होता है 13 और 10 23, तो 2340 रुपये। देखो सीपी तो निकाला हमने, सीपीसी तो मल्टीप्लाई की है ये। ठीक है, तो 2340 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी निकल कर क्या आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी डाउट बनता है तो आप लोग बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में ही करा दिया था शायद आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं है, बेहद आसान है, तीनों की एफिशिएंसी निकल के एलसीएम लेके डिवाइड कर लो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं जल्दी से कि 19 में क्या दिया गया है। 19 कहता है, कह रहा है कि 2019 में अमित की आय 25,600 रुपये थी, उसे हर साल 30% की वृद्धि होती है, तो 2021 में देखो 2019 से 21 तक की तो जा रहे हैं, 2 वर्ष का अंतर रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कितनी है, तो 25,600 है, 25,600 है। अब 30% है, 30% है ना, तो 30/100 रखेंगे, परसेंट का साइन हटाएगा तो यही होगा, बात सही है। ठीक, अब एक चीज़ देखना, 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ रही है ना देखो बढ़ रही है ना कोई राशि, तो 10 से कितनी हो रही है 3, मतलब कि 10 से 3 बढ़ रही है, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे जी 13/10 हो रही है। बोलो हाँ, इतनी बात क्लियर है तो बात क्लियर है ना। देखो एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका आप लोग ऐसे भी कर सकते थे कि 30 बढ़ रही है तो 100 पर ही बढ़ेगी, 30 तो 130/100, आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, बात क्लियर है ना। तो यहाँ से रख दिया हमने 13/10 मल्टीप्लाई में 13/10। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है आप लोगों को, 20 से 20, 13 13 169 हो गया, तो 256 की मल्टीप्लाई कर देंगे 169 से, कितना आ रहा है 9 6 54 का 4 आ गया, 25 में 225, 225 और 5 230 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 16 96 हो गया, और 16 पंजे 80 80 और 9 8 हो गया, है ना, 16 दूनी 32 8 40 हो गया। ठीक है, 4 6 9 2 12 3 ये 43 264 है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में, 43 264 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग आंसर हो जाएगा। ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 की। अब बात कर लेते हैं जरा हम क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे सीआई के टॉपिक की, उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा देख लो, ये 20 भी ऐसे ही आ गया, मैं एक बार इसको समझाता हूँ, हो सकता है आपको यहीं से समझ आ जाए, बाद बाकी एक बार फिर भी बता दूँगा। देखो होता क्या है कि 35,600 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर से जमा करते हैं, तो ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए जब इसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और जब साधारण ब्याज, एक मिनट मुझे 6%, अच्छा अंतर बताना है आपको, ठीक है डिफरेंस बताना है,
कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो देखो पी की वैल्यू हमें दे दी उसने कितनी, 35,600, 35,600 दे दिए पी की वैल्यू। और टाइम की बात करें तो 2 दे दिया, रेट की बात करें तो 6% दे दिया। ठीक है, तो एक काम करो, देखो मैं इसको कराने के 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहला है एक तरीका ऐसे, जिसे हम ट्री मेथड कहते हैं, मैं नाम भी बताता हूँ, ट्री मेथड। इसका 6% निकालो, इसका 6%, तो 6% कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 6 पंजे 30, 30 3 33, ठीक है, 6 3 18, 18 और 3 21। तो आपने इसका 6% निकाल दिया। अरे समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, 6% कैसे निकाला है मैंने, मल्टीप्लाई 6/100। बस इसको कैलकुलेट करें तो यही आएगा निकल करके। अब इसको 2 बार रखेंगे, 2 बार रखेंगे। 2 बार क्यों रखा हम लोगों ने, बताओ, क्योंकि 2 वर्ष दे रखा है, बात सही है। अब 2136 का 6% फिर से निकाल दो। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे कि 2136 मल्टीप्लाई 6/100, ठीक है। तो इसको कर दो, 6 6 36, 6 3 18, 18 और 3 21 और 6 कम 6, 1 मिनट कुछ गलत कर दिया गया, 6 6 36, 6 3 18, 18 3 21, 6 कम 6, 6 2 8 हो गया ना, 6 2 12, ठीक है। अब देखो नीचे 100 था ना, तो 2 के बाद दशमलव लगा दो, बस कहानी इतने में ख़त्म हो जाएगी, बस, ठीक है। अभी देखो इसको जोड़ दे, तो इसको सबको जोड़ने के बाद जो भी आएगा यहाँ CI बनता है, लेकिन उसने डिफरेंस बोला है। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये होता है क्या, डिफरेंस होता है, SI का डिफरेंस होगा, ये CI होगा, ये SI होगा, ये SI होगा, और ये जो इन सबको जोड़ के आता है यहाँ पर, वो होता हमारे पास क्या, यहाँ पर जो आएगा वो होता हमारे पास CI। बात सही है। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अब यहाँ पर 20। अब इसके बाद मैं CI का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोगों को बहुत ही आराम से, जिसका भी डाउट है तो आगे वीडियो को देखो और इसके बाद चर्चा करते हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बात सही है, तो आ जाओ देख लेते हैं ज़रा थोड़ा सा आगे भी। अब बात कर लेते हैं CI के, जिस कॉन्सेप्ट की बात की थी मैंने आप लोगों को समझाऊंगा, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। एक एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें P की वैल्यू है, आप लोग पहले करके देख सकते हैं इसको, 10,000 रुपये। P की वैल्यू है 10,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10%। टाइम दे रखा है आपसे कितना, टाइम दिया हुआ है आपको 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष। आपको इसमें क्या क्या बताना है मैं बताता हूँ आपको। CI बताना है आपको कितना होगा, CI और SI का डिफरेंस निकाल लेते हैं, CI और SI का डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है, यही निकाल लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो मैं आप लोगों को इसके 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकाल लो, 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं ये भी बताऊँगा अब मैं तुम लोगों को, कि 10,000 का 10% बटे में 100 ऐसे निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0, ये आ गया हमारे पास कितना, तो आप लोग कहेंगे 1,000 आ गया। बात सही है, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो पहला मेथड बता रहा हूँ आप लोग, इसे ट्री मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमने लिखा यहाँ पर कितना, 1,000 रुपये, फिर से लिखा कितना, 1,000 रुपये, 2 बार लिखा क्योंकि 2 वर्ष दिया गया था क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज समान रहता है, दूसरे वर्ष से ब्याज लगता है। तो अब क्या करेंगे, देखो दूसरे वर्ष से ब्याज लगता है, लेकिन ब्याज लगता है पहले वाले पे ही, समझना मेरी बात को। यहाँ पर ब्याज जो लगेगा वो लगेगा 1,000 पर, ठीक है। 1,000 का 10% कितना हो गया, तो आप लोग कहेंगे 1,000 का 10% हो रहा है 100 रुपये। बात क्लियर है। अब देखो इसको अगर हम सबको जोड़ लेते हैं, जोड़कर यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो गया हमारे पास कितना, 2,100 रुपये। ये 2,100 क्या निकलता है, इस तरीके से हमारे पास निकलता है CI। ये जो निकलता है ये निकलता है क्या, इसे कहेंगे SI CI का डिफरेंस। देखो एक कॉन्सेप्ट से कितनी सारी चीज़ें समझ आएंगी। CI और SI का डिफरेंस निकलता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंस कितना, 100 रुपये। अगर इसकी बात करें तो इसकी बात करेंगे तो ये निकलता है हमारे पास क्या, ये निकलता है हमारे पास SI। बात क्लियर। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि SI कितना होगा, तो SI होगा 2,000 रुपये, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस बता देंगे 100 रुपये। अगर CI की बात करेगा तो CI होगा 2,100 रुपये। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, इतनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को। देखो SI पूछा, CI पूछा तो CI 2,100, डिफरेंस पूछा तो कितना, 100 रुपये, और SI पूछता तो इतना, ठीक है। अब अगर आप लोगों को कईयों को ये लग रहा होगा कि पहले SI निकाल लो फिर CI निकाल दो, फिर 2 तरीके हो जाएंगे, उसका कोई मेरे हिसाब से फ़ायदा होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर यहाँ 3 वर्ष होता तो मैं वो भी बता देता हूँ। 3 वर्ष होता तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से इन सब चीज़ों को हटा दो,
अगर 3 वर्ष होता तो कैसे करते, यहाँ पर एक बार 1000 और ले लिया फिर हमने, क्योंकि 3 बार करेंगे, ठीक है। अब ये किया हमने, तो ये तो हमारे पास 2100 आ ही गया था। अब 2100 का भी 10% निकालेंगे, 2100 का 10% कितना हो गया, 210, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का तो नहीं जोड़ेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास हो गया कितना, 31, 3000 तो ये हो गया, ठीक है। 3000 और 310 ये बैठ रहा है, 310, तो हमारे पास हो रहा है कितना, 3310। 3310 रुपये क्या बनेगा, ये CI बना है। फिर से अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो 310 रुपये क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है किसका, SI और CI का। और अगर CI की बात करता हो तो 3000 हो जाता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? इसे ट्री मेथड कहते हैं हम लोग, बात क्लियर है। तो एक तरीका ये हो गया, आप इससे कैसे भी क्वेश्चन कैसा भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा जब आपसे CI पूछा हो, क्या पूछा हो आपसे, CI पूछा हो या फिर डिफरेंस पूछा हो, ठीक है, तब इसको करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्या बता रखा था वो भी क्लियर कर देता हूँ। अब आ जाओ, देखो जैसे 10,000 है, 10,000 का 10%, तो देखो 10,000 का 10% की बात करें तो 10%, अब परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 1/10 बनेगी, 1/10। अब ये एक क्या है, ये ब्याज है, और ये क्या है, P है, ये ब्याज है, P है। अगर प्रिंसिपल में हम ब्याज ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है, वो अमाउंट बन जाता है, किसको मिलाकर, P प्लस CI बोले SI बोले, बस ब्याज इंक्लूड होना चाहिए, वो अमाउंट कहलाएगा। बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका था अपने पास, 10,000 रुपये ले लिए, अभी कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 10 में 1, तो ये हो रहा है 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। हम 2 वर्ष की बात कर लेते हैं पहले, है ना। 3 का निकालना, 3 का निकाल लो, चलो 3 का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 बार रख लिया। अब 3 जीरो से 3 जीरो नीचे की कैंसिल आउट हो गई, ऊपर आ जाएगा कितना, 1331, 1331 आ गया। एक जीरो थी यहाँ पर, एक जीरो एज इट इज़ हमारी यहाँ पर आ गई। ये जो निकलेगा वो अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट। बात समझ रहे हो, अमाउंट क्यों होगा, देखो हमने प्रिंसिपल में अभी ये अमाउंट ही तो बनाया था, 10 में 1 जोड़ के 11 बना दिया था, तो ये कहलाएगा क्या, अमाउंट। अगर आपसे पूछता कि CI क्या होगा, तो अमाउंट में से CI को हटा दें, अमाउंट में से यहाँ पर अगर P प्लस CI है तो इसमें से हम CI घटा देंगे तो हमारे पास P की वैल्यू बच जाएगी। तो हमारे पास P कितना है, P है हमारे पास ये, अच्छा P तो है ना, हमें तो CI निकालना था वैसे, तो यहाँ पर P लिख लो, P लिख लो, P से P निकलेगा और यहाँ जो बचेगा वो CI बचेगा। बात क्लियर है। अब आ जाओ, तो देखो ये 3310 ही बचेगा, 3310, और मेरे हिसाब से जो भी पहले भी अपना आया था वो 3310 ही आया था CI। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी, बात क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट वो हो गया। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बता दिए, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे आप लोगों को। और क्या है इसमें बताने लायक, एक बार मैं देख लूँ, सोच लूँ क्या बताने लायक है इसमें। मेरे हिसाब से तो सब कुछ बता दिया, बस बाकी अभी भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या हो, ठीक है। अभी भी डाउट होता है तो अच्छा चलो एक काम और करता हूँ, मैं उस क्वेश्चन को और ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले जो ये डाउट था तुम्हारा, शायद ये डाउट था जिसमें P की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को कितनी, 16,000 दे रखी है ना, 16,000 रुपये P दे रखा है आपको, 16,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 40%, और टाइम जो दिया हुआ है आपको कितना टाइम दिया, 2 वर्ष। अब देखो दोनों तरीके से कर लो, 16,000 का 40% निकाल दो, 16,000 का 40% कितना हो जाएगा, 6400 रुपये, 6400, और 6400 यहाँ पर रखा। अब 6400 का निकालेंगे 40%, तो ये निकलेगा हमारे पास कितना, 64 चौक 256, तो मतलब कि 2560 निकलेगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो जरा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखो ये तो हो गया हमारे पास, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये होता है क्या, SI। तो SI की बात करेगा तो 12,800 हो गया, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, ठीक है। इसमें अगर मैं जोड़ दूँ कितना, 2560, तो 2560 अपन इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा अपने पास कितना, 0 6 8 5 13 14 1 15, 15,360, 15,360 ये आ गया। और ये क्या है, ये हमारे पास CI है, ये डिफरेंस है, ये भी कमेंट में आया हुआ था, तो बिल्कुल ठीक था तुम्हारा। हो सकता है मैंने शायद पहले मिस्टेक कर दी हो, 0 की वजह से, बस इतना ही होगा जहाँ तक है,
ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस SI CI का डिफरेंस बिल्कुल ठीक है कि 2560 होगा। अगर बात करते हैं SI की, तो SI हो गया हमारे पास कितना 12। अब देखो एक ही तरीके से कई सारी चीज़ें निकल गई हमारे पास। तो 12800 क्वेश्चन में दिया गया था, बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जो CI बनेगा वो 15000 बनेगा, नहीं जी 15360 बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाती है, पहला ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको उस तरीके से भी करा देता हूँ मैं जैसे तुम पूछ रहे थे। ठीक है, अब देखो 16000 का 40% तो 40% है ना, 40 को फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो हम 2/5 आ जाएगा। 2/5 मतलब कि 7/5, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया P। ठीक है, तो अब इसको बस कैलकुलेट कर लो। 16000 मल्टीप्लाई में आपका कितना आ जाएगा 7/5 और मल्टीप्लाई में 7/5। अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो अमाउंट आएगा। अमाउंट में से तुम 16000 माइनस कर दोगे तो CI तुम्हारे पास सेम आएगा। ठीक है, अब SI के लिए तुम्हें इस क्वेश्चन में SI के लिए तुम्हें अलग से SI निकालना पड़ता, PRT से, पैरेट फॉर्मूला जो हैगा। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो दो तरीके हो जाएंगे। बाद बाकी अगर वैसे करते जैसे हमने किया, ट्री मेथड कहते हैं उसे। ठीक है, ये सक्सेसिव हो गया, तो जो ठीक लगे उससे कर लो। ये कब काम आता है, जब हम अमाउंट निकालते हैं ना, अमाउंट दिया हो तो अच्छा लगता है हमें करने में ये। ठीक है, और वो अगर डिफरेंस पूछा हो या CI पूछा हो तो उस तरीके से करेंगे। तो दोनों तरीके याद रखना, दोनों अच्छे तरीके होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जून मंथ में हमने पेपर जितने आए थे सारे कर लिए ऑलमोस्ट। ठीक है, और जितने भी 2024 में पेपर हुए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, पहले भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड थोड़ा सा अलग कह सकते हो कि सेकंड जैसा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थर्ड भी आया हुआ है, मतलब कि अब तक हमें 2 क्वेश्चन मिल गए। फर्स्ट आया है पहले, थर्ड आया है पहले। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ जून मंथ में। जून मंथ में कितने आ गए, और उससे पहले भी वैसे क्वेश्चन किए हैं, उसके भी यहाँ पर ही देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नहीं मिला आपको अब तक ऐसा। ठीक है, फोर्थ नहीं मिला शायद। ठीक है, 5 ऐसे बहुत सारे कर लिए, 5 जैसे। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी कितने कितने रिपीट हुए हैं। 6 भी आया हुआ है पहले। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। 7 भी आया हुआ है, 7 भी आया है। और 8 तो बहुत रिपीट किया है, 8 को तो बहुत रिपीट हुआ है। 8 9 भी आया है, 9 आया है, 10 भी आया है। तो 9 10 तो दोनों ही लिख लो, 9 और 10। ठीक है, 11 भी क्वेश्चन पूछा गया है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 भी पूछा गया है आपसे पहले। ठीक है, 11 हो गया। 12 भी हो गया अपना, 12 13 भी हो गया, 12 13 14 12 13 14। देखो 14 आसान है, ऐसा पूछा तो नहीं है, लेकिन बेहद आसान क्वेश्चन है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है पहले पूछा हो ना पूछा हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बात करते हैं 15 भी, 15 16 17 18 19 20, पूरे 14 से लेके 20 तक। अब तुम खुद अंदाज़ा लगा लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो रहे हैं भाई। यहीं से 6 क्वेश्चन तो यही हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन तो ऐसे मिले भाई सब जो रिपीट है। अब खुद बताओ तुम लोग कि PYQ से कितना तुम्हें वो मिलेगा प्रॉफिट, है ना। 17 क्वेश्चन। अब देखो जनरली ऐसा होता है कि किसी में 14 मिल जाए, किसी में 15 मिल जाए, किसी में 12 मिल जाए। अब इसमें क्वेश्चन में 17 मिले हैं, तो PYQ करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस इतना ही था आज की क्लास में, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।